अच्छा, वायुमंडल कहने का मतलब है कि यह वायु का मंडल है। वायु मतलब हवा, गैस है यह। गैस जो है वो कितने प्रकार का गैस है? मुख्य रूप से 3 गैसेस हैं जो ज्यादा मात्रा में है और बाकी कम कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा है। जो सबसे ज्यादा है वो है नाइट्रोजन है, ये कितना परसेंट है? 78% है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। और जो अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस में इसमें जो सबसे ज्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और बाकी अदर्स है क्या? ये अदर गैसेस है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे ज्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का इससे पूरा हमारे वातावरण में जो भूमिका है वो है कि ऑक्सीजन को शांत रखना है। ऑक्सीजन को शांत रखना है। काहे शांत रखना है? काहे कि बड़ी खुरापाती है। खुरापाती इसलिए कि जिसके साथ लग जाएगा ना उसको जला देगा। ये जो गैस है वह जलाने वाला है, ये दहन करने वाला है। इसको यह शांत करके रखता है। पूरा अगर ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड नहीं, पूरा हमारे वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो ये पूरा जो वायुमंडल है वो जल करके भस्म हो जाता है ना। इसलिए प्रकृति ने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको दबा के रखने के लिए किसको बनाया है? नाइट्रोजन का। और यह इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है ना। ये दहन का काम करता है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह दहन का कार्य करता है। दहन में यह साझेदार होता है। दूसरा जो ना, इसमें एक और गैस है जो हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसका मात्रा बहुत ही कम है। हाइड्रोजन हल्की गैस है और वह वायुमंडल के ऊपरी हिस्सा में सबसे ज्यादा मिलता है ना। और वह जलने वाला गैस होता है। जो हाइड्रोजन है वह ये जलने वाला होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इससे क्या करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, और यह जा करके हमें अंदर ये दहन में हमारा मदद करता है और इसलिए हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीने के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 2 माध्यम से निकल सकता है। एक तो उसका जो रिसाइकलिंग है उसके माध्यम से, और दूसरा जो पेड़ पौधे हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो अगर पेड़ पौधे जहां पर अधिक रहेंगे वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा भी ज्यादा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो हम इस स्वरूप में नहीं रहते, या तो बर्फ में जम गए रहते या गर्मी से मर गए होते, है ना। यह जो है ना एक हमारे ऊपर कवर का काम करता है, चादर का। अगर हम इस CO2 का बात करें, CO2 एक ऐसा गैस है जो पारदर्शी भी है, अपारदर्शी भी है। पारदर्शी सूक्ष्म तरंगों के लिए यह पारदर्शी है। जो सूक्ष्म तरंग है मतलब कि माइक्रोवेव है, जो लघु तरंग है ना। लघु तरंग जो है, लघु तरंग समझ रहे हैं ना, जो सूक्ष्म तरंगे हैं, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इन तरंगों के लिए यह पारदर्शी है, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है। जो सूर्य से आने वाला जो किरण है वह सूक्ष्म तरंग है और यह इसको पार कर देने देता है। और जब पृथ्वी से जो, धरती से जो निकलती है तरंग, उसको हम पार्थिव तरंग बोलते हैं, वह दीर्घ तरंग होता है। और दीर्घ तरंगें कमजोर होती हैं और उनके लिए यह अपारदर्शी है, मतलब उनको रोक देता है। तो ऊपर से आने वाला को आने दिया, नीचे से जाने वाला को रोक दिया। तो ये जो रोका ना, तो इसकी वजह से यह जो तरंग है यह फिर से धरती पर वापस आता है और हमको गर्मी देता है ना। और इसलिए इस धरती का जो टेम्परेचर है वह औसतन रूप से लगभग 15 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। औसत रूप से कहीं कम है, कहीं पर ज्यादा है। अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में जाइएगा, जब विषुवतीय क्षेत्र में जाइएगा तो वहां का तापमान ज्यादा होता है, और जब ध्रुवीय क्षेत्र में जाइएगा तो वहां का तापमान कम होता है। लेकिन औसत रूप से अगर पूरा धरती को देखें तो यहाँ का तापमान कितना होगा? 15 डिग्री सेल्सियस यह बना रहता है। कोई दिक्कत? इसमें एक गैस होता है जिसको हम निष्क्रिय या अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस उसको बोलते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। कभी नाम सुने इसका? निष्क्रिय गैस किससे बोलेंगे भाई? निष्क्रिय गैस जो हमारा आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का नाम सुने हो, जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने एक ग्रुप दे दिया है।
तो इस सारणी के जो जीरो ग्रुप है ना, जो पीरियोडिक टेबल का जो जीरो ग्रुप है उसमें हमने इन गैसों को रखा है। किस गैस को? निष्क्रिय गैसों को। अच्छा, ये जो गैस है इसमें आपका जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन, नियोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये जितने भी गैसेस हैं ये सब के सब क्या हैं? ये अक्रिय या निष्क्रिय गैस हैं। इनका जो उपयोग है ये मुख्य रूप से हम बल्ब में करते हैं। जो विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब के अंदर जो गैसों का हम प्रयोग करते हैं उसमें इन्हीं गैसों का प्रयोग करते हैं। यह गैस निष्क्रिय इसलिए है क्योंकि यह किसी भी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर अभिक्रिया करने लगेंगे तो बल्ब भी फूट जाएगा, बात समझ रहे ना, इसलिए यह इनको हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो इनकी जो उपस्थिति है ये भी बहुत कम मात्रा में है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें यही सारी गैसें हैं। इसका जो 90% जो हिस्सा है यह निचले ही वातावरण में है, निचले क्षेत्र में है, और 10% हिस्सा ऊपर की ओर है। अगर आप ऊपर की ओर उड़ना शुरू करेंगे तो आप लगभग 90 की यहां से जब स्टार्ट करें तो 9 से लेकर के और 120 किलोमीटर तक, यह 9 से लेकर के और अप्रॉक्स 120 किलोमीटर के एरिया में जब जाइएगा ना तो ऑक्सीजन का उपस्थिति मिलता है, लेकिन धीरे 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 कम होता जाता है। ऊपर एकदम नगण्य है, एकदम साफ कम है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वह 9 किलोमीटर तक है। बात समझे, धरातल से जब 9 किलोमीटर तक जाइएगा तो इसका हिस्सा सबसे ज्यादा है, और 9 से लेकर 120 किलोमीटर में एकदम से कम है, थोड़ी सी मात्रा में है। ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्षोभ मंडल में, इस मंडल में इस गैसों के उपस्थिति के आधार पर है ना ताप भी डिफाइन होता है। जो टेम्परेचर है, जितना मात्रा इसका CO2 का रहेगा उस तरह से तापमान ज्यादा या कम होगा। जिससे घनत्व, गैसों का जो घनत्व है यही रोकेगा ना तापमान को। हमें तापमान की जो अनुभूति है, जो फीलिंग्स है, वह तब होता है जब धरती यहां से तरंगों को निकालती है ना। सूर्य से आने वाला जो तरंग है वह हमें गर्मी नहीं देता है। हमें जो गर्मी मिलती है वह किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? धरती के द्वारा जो तरंगें निकालती है इसके द्वारा। धरती से निकले हुए तरंग को बोलते हैं पार्थिव विकिरण, और जो सूर्य से आने वाले तरंग है उसको बोलते हैं हम सौर विकिरण। तो सौर विकिरण इन सारी गैसों को पार करते हुए धरती पर आ जाता है, लेकिन धरती से जब यह निकलता है तब इसको हम बोलते हैं पार्थिव। कोई भी वस्तु को देखिएगा, अगर मान लो कि लोहा है, गर्म हो गया, तो गर्म हुआ तो हम कैसे समझेंगे कि यह गर्म है? उसमें से जो निकलने वाला जो तरंग है, जो विकिरण है, वो हमारे हाथों को जब टच करता है ना तो हम समझते हैं कि यह गर्म है। वहां से निकल रहा है ना, अलग से ही देखते हैं ना, ऐसे अभी छुए नहीं उसको, अलग से कहते हैं ना अब गर्म है। कैसे पता चला? कि वहां से जो ताप है ना वो निकल रहा है ना। हमने बताया था ना कि ताप जो ट्रांसफर होता है वो 4 तरीके से होता है। एक कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, बताया था ना। ये 4 जो प्रकार है, इस तरह से जो तापमान है उसका ट्रांसफर होता है। तो हम छुए नहीं, लेकिन अलगे से पता चल गया। इसका मतलब क्या है? वहां से निकल रहा है रेडिएशन। बात समझ रहे ना। तो सूर्य से जो आने वाला जो ताप है वह किस रूप में आएगा? रेडिएशन के रूप में आता है। बात समझ में आया? और जो वह रेडिएशन है वो सीधे सीधे हमारे धरती पर पहुंच गया, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा तो धरती को छेद करके अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए धरती गर्म होने लगती है। और जब गर्म होती है तो यहां से एक रेडिएशन निकालती है, उसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ऊपर से आया सौर विकिरण, और सौर विकिरण किस में बदल गया? पार्थिव विकिरण में। और जब पार्थिव विकिरण होता है ना वो कमजोर होता है, और इसलिए ये जो CO2 है ना, जो आवरण है हमारे ऊपर, उसको वो रोक देता है, और रोक करके फिर से वापस कर देता है, जिसकी वजह से हम गर्मी फील करते हैं। तो अगर CO2 बढ़ता चला गया, अगर ज्यादा हो गया, तब क्या होगा? जब CO2 ज्यादा हो जाएगा तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? अगर CO2 का जो चादर है वो मोटा हो गया, बात समझ रहे हैं, तो जितने मोटा होगा वो वापस करेगा। अगर पतला रहेगा तो कुछ छेद करके बाहर निकल गया, कुछ वापस आ गया। प्रकृति ने बनाया था कि इस जो इंसान हम बना रहे हैं ना, इसको इतना ही टेम्परेचर का जरूरत है, तो उतना मोटा उसने CO2 का लेयर बना दिया था कि भाई यहां से निकलेगा इतना, इसको टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर मान लो कि हम उस टेम्परेचर, उस चादर को और फैलाते जाए मोटा कर दे,
तो यहाँ से जो निकलने वाला टेम्परेचर है वो तो हमारे धरती पर बनी रहेगी ना, और जब धरती पर बनी रहेगी तो हमारा तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? तापमान बढ़ेगा। और इसलिए पूरा दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, क्या है कि हम लोगों ने कार्बन का उत्सर्जन बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब 18वीं शताब्दी में जब उद्योग हम लोगों ने बनाया तो खूब जी भर करके धुआं उगला, चिमनियों के धुएं, ईंट भट्टों के धुएं, कई तरह के जो फैक्ट्रियां हैं उनके धुएं, ये सारा का सारा वायुमंडल में गया और धीरे धीरे इनका लेयर को क्या कर दिया? मोटा कर दिया। और जैसे जैसे ये मोटा हुआ ना, वैसे वैसे जो ताप है वह पृथ्वी से जो निकलने वाले विकिरण है वो नीचे ही वापस आने लगा। तो हमारा जो दुनिया का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गया। इसको हम वैश्विक तापन बोलते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि कई बार इसको, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इसी कार्बन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्योटो में एक बैठक करके पूरा दुनिया के देशों ने डिसाइड किया कि भाई कार्बन का जो उत्सर्जन है ना, इसको कम करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। मतलब हम लोग फैक्ट्री के धुआं कम करेंगे, चिमनियों के धुआं को कम करेंगे, मीट भट्टों के धुआं को कम करेंगे, और इससे कार्बन की जो मात्रा है जो उत्सर्जित हो रहा है ना उसको कम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। इसी को बाद में हम लोगों ने क्या किया कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो चीज था उसी को ला करके हम लोग 2016 में फिर से उसको रिवाइज किया, है ना। और इसको रिवाइज किया 2016 नहीं, 2015 में रिवाइज किया पेरिस में बैठ करके। फ्रांस का जो राजधानी है वो पेरिस है, पेरिस में बैठक हुआ, इसको पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। 2015 में पेरिस समझौता हुआ, और इसी पेरिस समझौता में हम लोगों ने डिफाइन किया, फाइनल किया कि अब जो कार्बन उत्सर्जित करेंगे वो इस मात्रा में करेंगे, पूरा दुनिया के देशों का एक लिमिट तय कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? और उस लिमिट के अधीन रहते हुए ही हमको कार्बन का उत्सर्जन करना है। तो दो समझौता आप याद रखिएगा, एक क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 97, और पेरिस समझौता 2015 में। और इसी को लेकर के फिर आगे हम लोगों ने क्या किया कि एक और गैस है जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं, ओजोन गैस। ओजोन गैस हमारा समताप मंडल का हिस्सा है। कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जो समताप मंडल है उसमें जो ओजोन गैस है उसमें ओजोन का क्षरण हो रहा है ना। ओजोन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो समताप मंडल है ना, ये वाला, इसके ऊपर में समताप मंडल है। जैसे अगर हम इसको निचला परत का बात करें तो नीचे वाला को क्या बोलेंगे? ये कौन है? ये है क्षोभ मंडल। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो मंडल है इसको बोलते हैं हम समताप मंडल। इसका जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर तक है। कल के क्लास में हम लोग इसको पर बात किए थे। तो इसी में एक परत है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत का मतलब होता है O3। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ये बना हुआ है O3। अब O3 क्या है कि यह सूर्य से जो आने वाला जो पराबैंगनी किरण है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ऊपर से जो यहाँ से सूक्ष्म तरंगे जो आती हैं, ये आता है एनर्जी बंडल के रूप में। एनर्जी बंडल समझते हो क्या होता है? जैसे ऊर्जा का पॉकेट। जैसे अगर हम प्रकाश को तोड़ेंगे तो उसमें से हमें निकलेगा कुछ पैकेट, छोटा छोटा बंडल। और ये जो बंडल होता है ना, इसको फोटोन बोलते हैं। जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है वो पैकेट में आ रही है, आके आपके सर पर लगा धड़ाम, तो आपको गर्मी महसूस हुआ, फिर फटा, फिर फटा। वही जो गर्मी है ना, वो आकर के आपको तापमान को बढ़ाती है। बात समझ रहे हैं ना? वो तरंगों के रूप में आती है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। बात समझ रहे हैं? इसी फोटोन में एक तरंग होता है जिसको बोलते हैं पराबैंगनी, और ये काफी खतरनाक है। अगर ये सीधे सीधे आपके त्वचा से लगे तो वो कैंसर का विकार हो सकता है, और भी लीवर है, अनुवांशिक विकार है, मानसिक विकार है ना, दिमाग घसक जाएगा। इसे लगातार अगर पराबैंगनी किरणें अगर आपके ऊपर पड़ता रहे तो पता चले कि आप सवेरे निकले और शाम को आते समय पूछ रहे सवेरे तक गए थे, यहीं पर हमारा घर था, अभी नहीं मिल रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि वापसी के समय में आप दिग्भ्रमित हो जाएं। तो इस तरह से मानसिक विकार भी उत्पन्न कर देता है। तो इसको ना, ये ओजोन जो गैस है इसको रोक देता है ना, रोक करके अपने टूटता है, फटता है, फिर संलयन विखंडन की क्रिया करके अपना ये मेंटेन करके रखा। लेकिन इसमें क्षरण होने लगा। क्षरण इसलिए होने लगा क्योंकि हम लोग की औद्योगिक क्रांति इसमें खूब विकास किए, एसी बनाए, इसमें रेफ्रिजरेटर बनाए, और भी जो हम लोगों ने रॉकेट जो बनाया उसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। ये सारी जो गैसें हैं यह आ करके O3 में जो संलयन विखंडन की क्रिया हो रही थी ना, जिसमें विखंडन हुआ और O2 और O3 में O में जो बदल रहा था,
ये फिर से गर्म होकर के, जैसे मान लो कि दो जो एलिमेंट से ये टूटा, O3 टूटा, ये O2 और O में ऐसे अगर टूटा तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ मिल करके फिर से O3 बना लिया। तो ये संलयन विखंडन की क्रिया से यह रिसाइकलिंग होते रहता था। लेकिन जैसे इसमें CFC आया ना, यहाँ से जो हम लोगों ने इसमें घुसा दिया किसको, CFC को, तो यह आकर के इसके संलयन विखंडन तो हुआ लेकिन संलयन की क्रिया को रोक दिया। और CFC कहां से निकला, कहां से निकला, जो ACM बना है ना, एसी में से जो गैस निकला उसको हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। जो हमारा फ्रिज है उसमें से जो निकलने वाला, जैसे इसलिए कहा जाता है बेडरूम में कभी फ्रिज नहीं रखना चाहिए। अगर बेडरूम में फ्रिज रख करके आप चलाते हैं तो वहां से निकलने वाला जो CFC गैस है ना, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको कैंसर हो सकता है। अगर आप AC लगाए हुए हैं तो आप घर के अंदर आपको ठंडक पहुंचा रहा है, बाहर में गर्मी दे रहा है, बाहर में यही वाला गैस निकल रहा है CFC। तो आप तो मजे से रहिएगा, पड़ोसी कैंसर का शिकार हो जाएगा, बगल में निकाल लिया लगेगा ना जो आउटडोर है। तो इस तरह से जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक गैस है CFC। अब यह इसको संलयन के रोक दिया। तो जहां पर ये रुका, जहां पर सबसे ज्यादा विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वहीं पर ये वाला निकलेगा ना। जो ज्यादा अमीर लोग हैं वही AC लगाएंगे ना क्या। तो अमेरिका वालों ने, ब्रिटेन वालों ने, यूरोप वालों ने, यूरोप में खूब औद्योगिक क्रांति हुई और वहां पर खूब इस तरह की चीजें बनाया गया। इसके चलते वहां पर CFC खूब निकला। और CFC खूब निकला, इसका मतलब कि सब CFC कहाँ गया, उन्हीं के ऊपर गया। और ऊपर जा करके ये वाला जो क्रिया था ना, इसको रोक दिया। इसे यहाँ पर हो गया छिद्र, इसमें हो गया होल। अच्छा देखो ये सब कितना होशियार है कि 18वीं शताब्दी जब आया, 18वीं क्या 16वीं शताब्दी में ही उद्योगों के तरफ में यूरोप बढ़ने लगा था, औद्योगिक क्रांति होने लगी थी। अब यह जो औद्योगिक क्रांति है, यह 18वीं शताब्दी आते आते अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। और जिस चीज का नया इनोवेशन होता है ना, उसका खूब डिमांड होता है। क्या आज 5G का जमाना है, 5G आया तो हर आदमी के मोबाइल हाथ में 5G हो गया ना। तो जो नया टेक्नोलॉजी है इसका खूब डिमांड होता है। इसी तरह से उस समय जब औद्योगिक क्रांति हुई ना, तो उद्योग से बना हुआ जो सामान था इसका खूब डिमांड बढ़ा। दुनिया भर के जो लोग हैं ये खूब अपना, जैसे हम लोग यहाँ जो कंबल होता था, अब कंबल हमारे यहाँ जो ऊन जो आता था वो भेड़ के बाल से बनता था। यहाँ के जो भेड़ियर लोग थे वो उसको बुनते थे, बुनकर थे, बुनकर कंबल बनाते थे, बाजार में ले आते थे, बेचते थे और हम उसी को लाते थे, खूब गर्म रहता था क्या। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उद्योग लगा करके उसको खूब मखमल के जैसा कंबल बना दिया, इतना सॉफ्ट कंबल। अब बाजार में दोनों का कंबल है, एक भेड़ के ऊन वाला और दूसरा सॉफ्ट कंबल। अच्छे उसी ऊन को उन लोगों ने रिसाइकलिंग करके उसको मॉडिफाई करके सॉफ्ट बना दिया। तो बाजार से जाएंगे तो हम किसको खरीदेंगे, सॉफ्ट वाले को। हमारे अंदर कितनी भी भारतीयता है, हम कितने भी इंडियंस हैं, तो हम वो वाला खरीदेंगे। अगर लेकर भी आए ना तो सुबह उठते खुजली करते करते उठेंगे, पूरा देह में खौरा जैसा बीमारी हो जाएगा, पूरा फोड़े पड़ जाएंगे, हो जाएगा ना। तो हम उसी को प्रीफर करेंगे। तो उनका डिमांड बढ़ गया पूरा दुनिया में, अफ्रीका में, इंडिया में, एशिया के कई देशों में इस तरह के डिमांड जो बढ़े ना, तो उन लोग खूब इसका उत्पादन किया। और जब खूब उत्पादन करेगा तो ये अच्छा सामान नहीं निकल रहा है, इधर से धुआं भी फेंक रहे हैं पीछे से, बात समझ रहे हो। तो वो जो धुआं निकला वो सब कहाँ गया, वायुमंडल में। खूब इन लोगों ने तहलका मचाई, पूरा दुनिया भर के जो वायुमंडल था उसमें इन लोगों ने कार्बन को भर दिया। लेकिन जब इनको लगा कि बाप रे तो बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हम लोग, अब बाकी देश भी उनसे टेक्नोलॉजी सीख करके और भी देश उत्पादन करेगा कि नहीं। तो मान लो कि उनके टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ दूसरे देशों में, भारत में, अफ्रीका में, अलग अलग देशों में। तो अब यहाँ पर जब उत्पादन शुरू हुआ ना, तो उनका तो एक व्यापार डैमेज होने लगा, क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी पर हम भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। तो व्यापार डैमेज जब होने लगा तो इन लोगों ने एक नया युक्ति लगाया कि भाई अब क्या करते हैं ना, कार्बन को कम करते हैं। तो पूरा बैठक करवा दिया क्वेटो में, पूरा दुनिया भर के देश में कि ना भाई कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है, बड़ी खतरनाक है। तो रे जैया तुम कर रहा था तो ये अच्छा था, हम करने लगे तो खराब हो गया। तो ये पूरा बैठक करके 97 में इस पर रोक लगवा दिया सब, कि कार्बन का जो उत्सर्जन है ना उसको कम करना है। बात समझ आया। और इसी को हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस समझौता, वो कार्बन के से संबंधित था। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे जब ये ओजोन परत में छेद होने लगा ना, जब ये ओजोन प्रभावित होने लगा, तब इन लोगों का फिर से कान खड़ा हुआ। हाँ, ये कहा कि भाई ये तो फिर से गड़बड़ हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं, अब तो एसी और भी सब बना रहा है, दूसरे देशों के जो गरीब देश था वो सब अब एसी में रह रहा है। मान लो कि रतन टाटा थे, तो रतन टाटा
घूम घूम करके पूरा दुनिया में आते थे कि नहीं? उनके पास पैसे की कमी थी। अंबानी के जो पिताजी थे उनके पास पैसे की कमी थी। आज के अंबानी के पास पैसा की कमी है? नहीं है। तो आज वो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं हमारे यहाँ आया कि नहीं आया? अब तो मध्यम वर्गीय लोग भी खूब ऐसी फ्रिज का यूज कर रहे हैं। तो अब यही जो स्थिति है, अब CFC निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब इसको कम करने के लिए इन लोगों ने दोबारा ये एक ड्रामा शुरू किया और इसके लिए मॉन्ट्रियल में बैठक हुआ। बात समझ रहे ना? और इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात समझ में आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। बात समझ ना? ओजोन परत का जो पहली बार खोज हुआ वो हुआ 1984 में। ये ओजोन का खोज हुआ 1984 में, 20वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, है ना? अब ये जैसे खोज हुआ ना तो 1987 में इन लोगों ने बैठक करके और इसके उत्सर्जन पर, CFC के उत्सर्जन पर इन लोगों ने रोक लगा दिया। तो इसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात समझ में आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना कब होगा? हुआ 87 में। और जो कार्बन से संबंधित जो दो बैठक है, एक क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा पेरिस समझौता। बात समझना? ये तीनों खूब पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तीनों को याद रखना। तीनों अलग अलग चीज है, दो कार्बन से संबंधित है और एक ओजोन परत से संबंधित है। बात समझ आया? तो इतना चीजों पर हम लोगों ने कल के क्लास में बात किया था, है ना, कि क्षोभ मंडल क्या होता है और समताप मंडल क्या होता है। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में यह ओजोन परत की उपस्थिति है। और जो भी हम हवाई जहाज को उड़ाते हैं इसके लिए जो सबसे बेस्ट कंडीशन है वो समताप मंडल का ये वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, जहां पर टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ पर किसी प्रकार का मौसमी घटनाएं जैसे आंधी तूफान वर्षा गर्जन ये कुहा धुंध ये सब नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर किसको उड़ा लेते हैं? हवाई जहाज को यहाँ पर उड़ा लेंगे, है ना। लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ाते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर इसलिए यहाँ पर उड़ाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर कम दूरी के लिए बना हुआ है। कम दूरी पर अगर हमको जल्दी पहुंचना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हेलीकॉप्टर का। लेकिन लंबी दूरी के लिए उपयोग करते हैं हवाई जहाज का। जैसे अगर हमको ब्रिटेन जाना हो, लंदन जाना हो, तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे? नहीं जाएंगे, हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हवाई जहाज का। तो हवाई जहाज को, अब हमको लंदन जाना है यहाँ से 10,000 किलोमीटर, तो हम पहले कहाँ पर चल जाते हैं? समताप मंडल में। और समताप मंडल में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बादल वर्षा गर्जन आंधी तूफान का डर नहीं है। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर से उड़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि जैसे उड़े ना तो पता चला कहीं पर आंधी हमको डिस्टर्ब कर दिया, कहीं पर इतना कोहरा है कि हम नहीं चल पाएंगे, बादल में घिर गए। देखते हैं ना, बादलों से घिर करके हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। तो यह निचले ही परत में यह उड़ता है। यह सबसे निचला जो परत है उसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता है, कमी होती है। काहे कमी होती है? काहे कि नीचे का जो वायु है उसमें घनत्व ज्यादा है ना। तो घनत्व ज्यादा है तो पृथ्वी से जो निकलने वाला जो ये पार्थिव विकिरण है यह ज्यादा रोकता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा तापमान है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका घनत्व में कमी होता जाता है, इसलिए ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तापमान कम होता जाता है। और इसके सीमा पर जब पहुंचते हैं तो -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। लगभग 18 किलोमीटर इसका जो ऊंचाई है यह विषुवत रेखा पर 17 से 18 और ध्रुवों पर 7 से 8 किलोमीटर होता है। तो अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो इसका जो तापमान है वह मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो कितना हो जाता है? -80 डिग्री तक चला जाता है, जबकि ध्रुवों पर इसका जो ताप है वो -40 से 50 रहता है। यहाँ पर कम रहता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जितने ऊंचाई पर हम जाएंगे वह उतना ही कम हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन जब इसमें प्रवेश करते हैं तो यह ओजोन परत है, और ओजोन परत में ऊपर से आने वाला जो विकिरण है, पराबैंगनी किरणें, उनको यह रोकता है। और इसके रोकने के कारण यह जो परत है यह ताप को बढ़ा देता है। अरे ताप अधिक होगा तब ना आपकी संलयन या विखंडन की क्रिया होगी। तो अगर यहाँ पर ताप ज्यादा है, तो ताप ज्यादा है तो इसके पास की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ताप में जब, अरे इसका तापमान बहुत ज्यादा है, तो इसका ताप ज्यादा है तो इसके पास में जाएंगे तो वृद्धि होगा। यानी कि समताप मंडल में जब जाते हैं तो ताप में वृद्धि होने लगती है। बात समझ में आया? यह किसके कारण होता है? ओजोन परत के कारण। अगर ओजोन परत नहीं होता तो इस परत में भी हमें तापमान में कमी ही मिलता। बात समझ में आया? क्षोभ मंडल में ताप बढ़ेगा, समताप मंडल में ताप कम होगा। ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है? समताप मंडल का। ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन
परत है। इसकी जो ऊंचाई है यह 0 से लेकर के यहाँ पर 7 किलोमीटर और यह 0 से लेकर के 50 किलोमीटर। समताप मंडल कहां तक मिलेगा? 50 किलोमीटर तक। बात समझ में आया? इसके आगे जिसे मान लो कि हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, इसके ऊपर का मंडल समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 7 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर। अब इसके ऊपर एक और मंडल है, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल का विशेषता यह है कि यह जो परत है यह 80 किलोमीटर तक है, 80 किलोमीटर। और इस परत में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं ना तो तापमान क्या होने लगता है? फिर से कमी होने लगती है। काहे कमी होगा? काहे कि यहीं पर ये ओजोन है ना, अरे ये ओजोन परत जो था, अब इससे हम दूर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? अरे इसके पास जब जा रहे हैं तो ताप बढ़ेगा, और जब इससे दूर जा रहे हैं तो ताप घटेगा। घटे ना, ये गर्म सोर्स है, गर्म के पास जाएंगे तो बढ़ेगा, जब उससे दूर जाएंगे तो घटेगा। मध्य मंडल में ताप में कमी आने लगती है। और ये जो एरिया है ये भी ऑलमोस्ट शांत ही रहता है ना, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्टिविटियां नहीं है। तापमान के आधार पर इसको हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। इसमें जो गैसों का संकेंद्रण है, यह हल्की गैसें यहाँ पर ज्यादा मिलती हैं। ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम रहता है, हल्की गैसें यहाँ पर ज्यादा है। इसके जस्ट ऊपर एक और मंडल है, बताओ कौन सा? आयन मंडल। अच्छा, आयन का मतलब है चार्ज। चार्ज देखिए, प्लस और माइनस लिखा रहता है ना, किसी एलिमेंट के ऊपर लिखा रहता है माइनस है, ये कभी लिखा रहता है प्लस है ना, मतलब कि वही उसका चार्ज है, आवेश है उसका, है ना। अब आवेशित है, यह जो मंडल है यह आवेशित है। अब आवेशित होने के कारण क्या होता है कि यहां से जो तरंगे आ रही है ना सूर्य से, यह आ करके यहाँ पर जितना ही ये पहुंचती हैं तो अच्छा, ये आवेश के कारण इनको क्या करती हैं कि इनको हीट कर देती हैं, इस मंडल को हीट कर देती हैं। तो ये जो मंडल है यह काफी गर्म हो जाता है ना, ये तप्त हो जाता है। इसको हम लोगों ने क्या किया है कि 4 हिस्सों में बांट दिया है। इसका जो उपस्थिति है वो 640 किलोमीटर तक है, इसका जो विस्तार है वो 640 तक है। इसको 4 भाग में बांट दिया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें जरूरत इस बात की थी कि जब हम यहाँ पर जब रेडियो का खोज किए ना, रेडियो तरंगों का, तो ये तरंगे हम यहाँ से, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके रेडियो सुन रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वो जो आवाज है वो आकाश से आ रहा है, भविष्यवाणी हो रही है, ऐसा नहीं है। महाभारत में देखे हो ना, ऊपर एक बादल के गर्जन से आवाज आता था, तो वैसे आवाज नहीं आती है। इसके लिए क्या होता है, एक रेडियो स्टेशन होता है ना। स्टेशन से क्या होता है कि यहां से हम ट्रांसमिट करते हैं, किसी ध्वनि को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और जब यहां से छोड़ते हैं ना वो, तो यह ऊपर की ओर जाता है और यहां पर आया। और फिर ये जो मंडल है इसमें 3 लेयर है, एक को बोलते हैं डी लेयर, एक को ई लेयर, एक एफ लेयर और एक जी लेयर, 4 लेयर है। तो ये जो डी लेयर है ये क्या कर रहा है, जो कमजोर होता है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ तरंग। कमजोर है उसको दीर्घ तरंग का है कि उसका ताकत कम है। अब ये इसको गया ना, तो अब ये निचले परत जो है, जैसे देखिएगा कि अगर चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं तो उनमें जो Z+ की सिक्योरिटी होती है, तो जो सबसे अंदर है वो आईपीएस होता है उनके सुरक्षा में। फिर उसके जो दूसरा लेयर है उसमें डीएसपी रैंक के लोग होते हैं। फिर उसके अगला जो लेयर है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। फिर उसके बाद में ना एसआई रैंक के होते हैं। फिर होता है जो ये सब होमगार्ड या जो अलग अलग जो पुलिस हैं, चौकीदार, सिपाही, ये सब बाहरी वाला लेयर में होता है। तो जो देख रहा था कुर्ता पैजामा अच्छा पहना हुआ है, थोड़ा सा नया कुर्ता है, क्रीच उरीच लगा हुआ है, तो वो जो ना बाहर वाला जो सिपाही उपाही है उसको नहीं रोकता है, उसको लगता है कि यो कोनो नेता जी होंगे का, वो थोड़ा सा डरा जाता है ना, तो वो एगो लेयर पार कर जाता है। लेकिन जो एसआई होता है ना, पूछ देता है क्या नहीं, पूछता है ना। तो जो बाहरी लेयर है वह इसलिए छोड़ दिया कि उसको थोड़ा सा इसको भारी लगा, लेकिन वही अगर कोई फटा पुराना कपड़ा पहन करके जा रहा है कि मुख्यमंत्री को देखना है, तो ओकरा डंडा लेके पहले ही भगा देगा। काहे कि वो कमजोर है। आप समझ रहे हो ना, जो कमजोर लेयर है उसको सबसे पहले का जो आउटर लेयर वाला जो सिक्योरिटी है ना, इसी को यही वापस कर देता है।
बात समझ में आया? ये डी लेयर है, इसको बोलते हैं दीर्घ तरंग। तो अगर हमको लॉन्ग वेव में जैसे रेडियो बजाओगे ना, तो रेडियो में देखना है बैंड होता है, देखो एक होता है एएम, एक होता है एफएम। एएम और एफएम में अंतर समझो, इसे मान लो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, और एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, एएम और एफएम। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूल कहने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड के आधार पर, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, हमने बताया था ना कि जो तरंग है, जैसे मान लो कि यह तरंग है तो ऐसे ऐसे चलता है क्या, तो यहां से जब चला तो ये जहां जितना उठा उसको शीर्ष बोलेंगे, और जो नीचे आया उसको गर्त बोलेंगे। और इसका जो लेंथ है ये शीर्ष और गर्त का, इसको हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। और जो दो शीर्षों या दो गर्तों के बीच का जो दूरी है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बोलते हैं। बात समझ में आया ना? तो ये तरंग दैर्घ्य, तो आयाम कहना, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब जिसका आयाम बड़ा है या आयाम छोटा है। तो इस आधार पर हम लोगों ने जो तरंग है ना, इसको दो भाग कर लिया। जिसका तरंग छोटा, आयाम क्या है? छोटा है, छोटा है तो यह क्या हो गया? ये हो गया लघु तरंग। और यदि आयाम बड़ा है तो क्या हो गया? दीर्घ तरंग। तो मान जिसका आयाम बड़ा होगा ना, उसको ऐसे ऐसे जाने में टाइम लगेगा क्या, तो इसकी ताकत कम होगी, यह कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन जो छोटा है वो जल्दी जल्दी जाएगा, जल्दी जल्दी कंपन करेगा, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा होगी। तो जो लघु तरंगे हैं यह शक्तिशाली होती हैं, और जो दीर्घ तरंगे हैं वह कमजोर होती हैं। तो यहां से जो निकल रहा है, जैसे एम और एफएम, जब बैंड लगाओगे ना तो एक होता है शॉर्ट वेव, एक होता है मीडियम वेव। ऐसे बोलते हो ना कि रेडियो तुम बजाए हो कि नहीं बजाए हो? देखे हो रेडियो? रेडियो देखा भी नहीं, तुम इस जनरेशन में पैदा हुए ना कि रेडियो भी नहीं देखा। रेडियो को देखना, उसमें बैंड होता है ना, एएम और एफएम, तो हाँ पीछे होता है। तो जब एएम में हम लगाएंगे ना, तो उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पकड़ता है, वो दीर्घ तरंगे हैं। तो उसमें क्या हुआ ना कि जो नजदीक का है, जैसे पटना है, लखनऊ है ना, यहाँ के जो रेडियो स्टेशन है नजदीक वाला, वह दीर्घ तरंग में पकड़ेगा, एएम में पकड़ेगा। और यदि मान लो कि हमको बीबीसी लंदन सुनना है, तो उसको लिए शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव में क्या है कि जो तरंगे हैं वह दूर तब जाएंगी जब वो ताकतवर होंगी। बात समझ रहे हो? तो ये जो तरंगे हैं, जो दीर्घ तरंगे हैं, यह डी लेयर से वापस, यहां से जब हम शॉर्ट वेव बोल छोड़ते हैं ना, तो शॉर्ट वेव एक और पार करता है, ई लेयर जो होता है, इससे यह वापस। बात समझ रहे हैं ना? और जो एफ लेयर है, ये भी, ये मीडियम वेव को, सॉरी, जो ई लेयर है वह ज्यादातर मीडियम वेव को, और इससे भी जो ऊपर निकल गया ना, इसको एफ लेयर वापस कर देता है। यानी कि डी लेयर मतलब लॉन्ग वेव, जो ई लेयर मतलब मीडियम वेव, और एफ लेयर को शॉर्ट वेव। और तब हम यहां जो बैठा हुआ व्यक्ति है, यह जो स्टेशन है, यहां से निकला हुआ जो ध्वनि था वो इसके पास पहुंचा, और यह ट्रांसमीटर से यहां पर बैठ के सुन रहा है। तो हमारे लिए आयन मंडल कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होता तो हम रेडियो तरंगों को सुन पाते? नहीं सुन पाते रेडियो तरंगों को। टीबी वाला मामला इसमें नहीं है, टीबी वाला पर हम लोग बात करेंगे जब बहिर्मंडल